नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द सेंसस। ओके, पॉपुलेशन सेंसस के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें हम लोग हर एक प्रकार की जो भी बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और जितनी भी प्रकार की सेंसस होती है हमारे इंडिया में, ठीक है, रिगार्डिंग वो एनिमल सेंसस हो, टाइगर सेंसस हो, ठीक है, लाइफ स्टॉक सेंसस हो, सारे के बारे में हम बात करेंगे इस एक वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ हमें पता होना चाहिए कि सेंसस इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में सेंसस हम कर क्यों रहे हैं? इंडिया में सेंसस हम कर रहे हैं कि ये करता क्या है कि बेसिकली जो भी टोटल पॉपुलेशन है कलेक्टिवली, ठीक है, उनका जो डेटा को कंपाइल कर सके और एनालाइज कर सके और उसके बाद जो भी डेटा हम प्राप्त कर रहे हैं उसको डिसेमिनेट कर सके। कौन सा डेटा? डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक का डेटा का मतलब क्या होता है? कहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक डेटा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि नोडल ऑफिसर कौन है जो कि सेंसस को कंडक्ट कराता है। सो इट इज़ द रजिस्ट्रार जनरल, ठीक। तो रजिस्ट्रार जनरल जो होता है वो क्या है? नोडल ऑफिस है। और सेंसस कमिश्नर एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपको पता रहना चाहिए। अब अगर बात करें कि स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग सेंसस एक्ट है, क्योंकि हम सेंसस कंडक्ट कर रहे हैं इसलिए सेंसस एक्ट है। और उसके बाद सेंसस का रूल है 1990। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक यूनियन सब्जेक्ट है अंडर द आर्टिकल 246। व्हाट आर द यूनियन सब्जेक्ट्स? यूनियन सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं विच कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 3 तरह की लिस्ट है अगर मैं बात करूँ, ठीक है। लिस्ट कौन कौन सी? दीज आर द यूनियन लिस्ट, फिर उसके बाद स्टेट लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। एंड इट इज़ मेंशन इन दी 7th शेड्यूल, ठीक है। हमारे पास शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो जो 7th शेड्यूल है उसमें मेंशन किया गया है किसके बारे में? लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चाहिए। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि, ठीक है, तो ये है आर्टिकल क्या? 246। और जो भी सेंसस हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो कब से कब तक हुआ है? 1951 से 2011 तक पब्लिश डेटा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एवरी सेंसस इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2011 हैज़ पब्लिश डेटा ऑन द SC एंड ST ओनली, ठीक, बट नो डेटा ऑन दी अदर कास्ट। यानी कि जितनी भी अभी तक सेंसस हुई हैं, सेंसस हर 10 साल में होती है और जितनी भी सेंसस हुई हैं उन्होंने SC और ST पर डेटा पब्लिश किया है, पर और जो अदर बैकवर्ड क्लास है यानी कि OBC कैटेगरी है उस पर डेटा पब्लिश नहीं किया है। बिफोर दैट एवरी सेंसस अंटिल द 1931 हैज़ डेटा ऑन द कास्ट। यानी कि 1931 तक जो डेटा पब्लिश होता था सेंसस में उसमें कास्ट का डेटा भी इंक्लूड होता था, पर अब हम कास्ट का डेटा इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कब से कब तक हमने नहीं किया? 1951 टू 2011 तक हमने कास्ट का डेटा को पब्लिश नहीं किया। और इसमें सिर्फ हमने SC और ST का डेटा पब्लिश किया, OBC का डेटा पब्लिश नहीं किया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ये कंडक्ट करता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि नोडल ऑफिस है, जो क्या है? नोडल ऑफिसर है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये पब्लिश करता है क्या? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये भी आपको पता रहना चाहिए। फिर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सेंसस के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए कि एंशियंट टाइम पर भी क्या है? एंशियंट टाइम पर डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन काउंट्स होती थी, ठीक है। और मॉडर्न पीरियड की बात की जाए तो इलाहाबाद में 1824 में सेंसस कंडक्ट हुई थी और बनारस में 1827-28 से बाय द जेम्स प्रिंसेप। तो ये यहाँ से आपको पता रहना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि हमारी जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी, ठीक है, इंडियन सिटीज़ में, वो कब कंडक्ट की गई थी? 1830 में बाय द हेनरी वॉल्टर इन द ढाका, ठीक है, विच इज़ इन बांग्लादेश नाउ। फिर इसके बाद सेकेंड सेंसस कब कंडक्ट हुई थी? 1836 में बाय द सेंट जॉर्ज, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस है जो सबसे पहले कंडक्ट हुई थी 1872 में, बॉट बाय द लॉर्ड मायो, जो कि देन गवर्नर जनरल थे। और फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 में कंडक्ट हुई थी बाय द लॉर्ड WC पॉल्डन, ठीक है। और उसके बाद से यानी कि 1881 के बाद से हम रेगुलरली क्या है, हर 10 साल में सेंसस को कंडक्ट
कर रहे हैं। तो ये आपको यह पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया के सेंसस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और जब भी सेंसस कंडक्ट होती है तो इसमें बहुत सारे सुपरवाइजर्स लगते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो सेंसस को कंडक्ट करते हैं। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे लोकल स्कूल के कोई टीचर्स हो गए, ठीक है, वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो हो गए, या लोकल जो बॉडीज़ है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, वो भी किस में पार्टिसिपेट करती हैं, सेंसस के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। और ये किया कैसे जाता है कि हर एक हाउस होल्ड में जाया जाता है और जो सेंसस है उसका डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेंसस जो है वो बेसिकली 2 फेज़ में कैरीड आउट होती है। 2 फेज़ में कौन कौन सा? पहला होता है हाउस लिस्टिंग एंड दी हाउसिंग सेंसस, यानी कि घरों की सेंसस करते हैं कि कितने टोटल घर हैं। और दूसरा है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, यानी कि ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है। तो पहले अगर बात किया जाए कि हाउसिंग लिस्टिंग एंड द हाउसिंग सेंसस क्या है, इसमें कुछ नहीं करते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि ये डेटा प्रोवाइड करती है बेसिकली कंडीशन ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट, कि ह्यूमन किस तरह के सेटलमेंट में रह रहा है, इस डेटा को प्रोवाइड किया जाता है। और हाउसिंग डेफिसिट एंड हाउसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि किसके किसके पास घर नहीं है और किसके किसके पास घर है, इसका डेटा को क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। और ये कई सारी और वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, जैसे लोगों के पास क्या क्या एमिनिटीज़ हैं और क्या क्या अवेलेबल एसेट्स हैं, ठीक है, हाउस होल्ड में टीवी है, फ्रिज है, तो इस तरह की चीज़ों को भी हाउसिंग लिस्टिंग सेंसस के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सेंसस का एक टाइप है। दूसरा और इसके अलावा और जो दूसरा पार्ट है वो है आपका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। इसमें ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉलो होता है, इट फॉलोज दी हाउस होल्डिंग सेंसस विद इन गैप ऑफ द 6 to 8 मंथ, यानी कि जब हाउस होल्ड की सेंसस हो जाती है, घरों की सेंसस हो जाती है, उसके 6 से 7 मंथ बाद ये किया जाता है, ठीक है। और इसमें कई सारे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, जैसे हमने कहा एज के बारे में बात करते हैं, फिर मैरिटल स्टेटस, किसी की शादी हुई या नहीं हुई, रिलीजन, क्या रिलीजन है आपका, और SC ST पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद मदर टंग, फिर उसके बाद एजुकेशनल लेवल, ठीक, और डिसेबिलिटी, यानी कि किसी को कितनी क्या डिसेबिलिटी है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि आप कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन की बात करते हैं कि अर्बन रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन हो रहा है, कि कितने लोग माइग्रेट कर गए, आपके घर में कितने लोग पहले थे। फिर उसके बाद फर्टिलिटी, यानी कि फीमेल की फर्टिलिटी कितनी है, ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक अपने पूरे लाइफ स्पैन में जो वेमेन है वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड द फर्टिलिटी ऑफ द वेमेन। तो ये आपको यहाँ से ये चीज़ भी पता रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर अभी करंट टाइम की बात की जाए तो करंट टाइम में इंडिया की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, 2.0 है, ठीक है। 2.1 क्या है, 2.1 जो है ये फर्टिलिटी क्या है, रिप्लेसेबल लेवल की है। ये क्या है, रिप्लेसेबल, यानी कि ये ऐसी फर्टिलिटी है जो पॉपुलेशन को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी अभी डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटीज़ हैं, स्टेट हैं, जिनकी जो फर्टिलिटी का जो लेवल है वो क्या है, 2.1 है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो इंडिया की फर्टिलिटी है इस टाइम पर 2.0 आ गई है, ठीक है, जो कि रिप्लेसेबल लेवल से नीचे है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। 2023 में हम लोग चाइना को क्या करने वाले हैं, सरपास करने वाले हैं। ये UN पॉपुलेशन फंड का एस्टिमेशन है, जिसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड द टेक्नोलॉजीज़ यूज़, कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो कई सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड फॉर्म्स, यानी कि कई सारे क्या हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों से, जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है, और बाकी सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कई सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है, ठीक है, जो कि क्या है बेसिकली, जिसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो डेटा है वो पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है। कुछ डेटा है जो पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ भी बनानी होती हैं, और कई सारे डेटा है जो पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा है अगर वो पब्लिश किया गया तो हो सकता है कि उस डेटा को पब्लिकली नहीं किया जाए, ठीक है, ताकि, क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसका एडवांटेज भी ले सकती हैं, ठीक है ना, उसको अब्यूज़ भी कर सकती हैं, तो इस वजह से उसको पब्लिश नहीं किया जाता, ठीक है। फिर बात करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन और डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। फिर उसके बाद इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया गया था 2001 के सेंसस में, ठीक है, और जो कि क्या है, बेंचमार्क हुआ किसके लिए, सेंसस ऑल अराउंड द ग्लोब। तो आपको बताना चाहिए कि ये इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है, जो कि
इंडिया में आया था 2001 की सेंसस में। फिर उसके बाद स्कैनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि डेटा को स्कैन करके भी लिया जाता है। अब हम बात करेंगे सेंसस 2021 के बारे में, ठीक है। देखिए कोविड की वजह से क्या हुआ था, सेंसस हम लोग नहीं कंडक्ट कर पाए थे, ठीक है। लेकिन अब हम धीरे धीरे उसको कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लेट हो रहा है, अभी भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। तो सेंसस 2021 की बात करें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये 16th नेशनल सेंसस है, यानी कि अभी तक टोटल 15 सेंसस हो चुके हैं। और ये जो सेंसस है वो डिजिटल सेंसस होगी, यानी कि जो फर्स्ट टाइम क्या होगा, डिजिटल सेंसस को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर जाएगा वाया द मोबाइल ऐप इन्यूमरेशन एंड द सुपरवाइज़र, यानी कि मोबाइल ऐप्स या बाकी जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके द्वारा डिजिटल सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है, ये एक पोर्टल है, ठीक है, जिसके द्वारा सारा डेटा जो होगा इसमें फीड किया जाएगा। और ये बेसिकली सिंगल सोर्स फॉर द ऑल द ऑफिसर्स इन्वॉल्विंग इन द सेंसस, प्रोवाइड द मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, इसमें कई सारी लैंग्वेज का सपोर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ट्रांसजेंडर हेड को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्या मतलब इसका, अभी तक सिर्फ मेल और फीमेल थे, अब ट्रांसजेंडर हेड को भी इंक्लूड किया जाएगा पहली बार, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्लियर पहले सिर्फ क्या थे, पहले सिर्फ मेल और फीमेल थे, अब क्या आ गया, एक ये ट्रांसजेंडर हेड वाला कॉलम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 16 नेशनल सेंसस है, हमने बताया कि उसको आगे पुश कर दिया गया है 2023-24 के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि कोविड की वजह से हम लोग प्रॉपर पैसे की भी कमी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो प्रॉपर अभी एक्सरसाइज सेंसस की नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रीजंस की, जैसे मैंने बताया अभी कोविड की वजह से है, ठीक है, कोविड की वजह से है। और उसके बाद जो रजिस्ट्रार जनरल का जो ऑफिस है उसको भी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग द बाउंड्री ऑफ द लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एटलीस्ट 3 months प्रायर प्री रिक्विजिट फॉर कंडक्टिंग द सेंसस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कहीं पर सेंसस कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ की जो बाउंड्रीज़ है, कौन सी बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, उसको 3 महीने पहले तक क्या करना पड़ेगा, 3 महीने पहले से फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर और नया डेटा ना आ पाए, ठीक है। तो इसलिए 3 महीने पहले से उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की। मैंने आपको बताया 1931 तक, ठीक है, 1931 तक हम क्या कर रहे थे, हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यानी कि या फिर आप सिर्फ बोले जो कास्ट सेंसस है उसको इंडिया में रिकॉर्ड किया था। और 1951 से लेके हमने 2011 तक अभी तक कास्ट सेंसस हमने डेटा उसका नहीं लिया है, सिर्फ हमने SC और ST का डेटा लिया हुआ है, OBC का भी डेटा नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट यानी कि कब इंक्लूड किया था, 1931 में, और हमने स्टॉप्ड किया बाय द ब्रिटिशर्स इन द 1941 एंड द पोस्ट ऑफ 1947 गवर्नमेंट डिड नॉट रिवाइव इट, यानी गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है, कास्ट सेंसस को मतलब अभी भी रिवाइव नहीं किया है। इस बार बात चल रही है कि शायद इसको रिवाइव करें। फिर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और द सेंसस। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और सेंसस में क्या अंतर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसस है, ठीक है, वो इंडियन पॉपुलेशन की सेंसस मतलब गणना की जाएगी, वाइल द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज द आइडेंटिटी बेनिफिशियरी फॉर द स्टेट सपोर्ट। कहने का क्या मतलब है, देखिए जब आप सेंसस का डेटा ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर जो भी पूरी पॉपुलेशन इंडिया की, ठीक है, तो वो उस पूरी पॉपुलेशन का डेटा उसमें आएगा। पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी है, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बेसिकली ये जानकारी उपयोगी हो सकती है स्टेट के लिए, कैसे, ताकि अगर कभी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट क्या है कोई भी स्कीम बना रही हैं, तो उस स्कीम में ये देख सकते हैं वो कि जो सोशियो इकोनॉमिक सेक्शंस हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का जो सेक्शन है, किसी एक जाति का जो सेक्शन है, वो कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन में, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, ये हेल्प हो सकता है। उसके बाद बात करें जो सेंसस है, फॉल्स अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948, ठीक है, तो सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑल द डेटा कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल वेयर एज ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज ओपन फॉर द यूज बाय द गवर्नमेंट। कहने का क्या मतलब है कि जो सेंसस है वो आती है सेंसस एक्ट ऑफ 1948, इसका जो डेटा है उसको क्या रखा जाता है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। वेयर एज द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, उसका जो डेटा है वो ओपन रहता है, और वो क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हर जगह डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में। अभी मैंने बताया कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट किया गया, मतलब लास्ट टाइम कब कंडक्ट किया था, 1931 में। कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1931, तो यानी कि जो फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया था 1931 में। फिर बात करते हैं दिस वॉज डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011, सेंसस ऑफ 2011 से क्या है, ये अलग एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर बात करते हैं
कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसको 2011 में कंडक्ट किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले कंडक्ट नहीं किया गया है। देखिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखिए जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो, यानी कि जो कास्ट सेंसस है वो 1931 तक कंडक्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद से 1950 से लेके 2011 तक इसको कंडक्ट नहीं किया गया। 2011 से इसको कंडक्ट करने स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये जो है डिस्टिंक्ट एक्सरसाइज है। कहने का मतलब क्या है कि 2011 में जो सेंसस 2011 भी कंडक्ट किया गया था, और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 भी कंडक्ट किया गया था, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इट वॉज कमेंडेड इन द जून 2011, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसको जून 2011 में कंडक्ट किया गया था, जो कि एक डोर टू डोर इनोवेशन एक्सरसाइज थी। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 जो था वो फर्स्ट पेपरलेस सेंसस था। कैसा सेंसस था? फर्स्ट पेपरलेस सेंसस। और हमारी जो 16वीं सेंसस है, ठीक है, यानी कि 2020-21 में होनी थी, जो कि 23-24 में अब होगी, वो भी क्या है, पेपरलेस यानी कि डिजिटल सेंसस है। और हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कंडक्ट किया जाएगा उसको, ठीक है। लोगों के पास एक मशीन रहेगी, उस मशीन से कंडक्ट किया जाएगा। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा होगा वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, पुअर फॉर द वेरियस डेवलप्ड एंड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा होगा वो हेल्प करेगा लोगों को आइडेंटिफाई करने में वेरियस सेक्शंस जो भी जहाँ से पुअर बिलोंग करते हैं, ताकि उनके रिगार्डिंग पॉवर्टी एलिवेशंस के रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स हैं हम लोग उसको ला सकें। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है, उसके 3 सेंसस के उसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। उसके कंपोनेंट सेंसस के कितने कंपोनेंट हैं? 3, which were conducted by the 3 separate authority under the overall coordination of the Department of Rural Development, ठीक है। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वेयर एज जो सेंसस है हमारा, वो कैसे कंडक्ट हो रहा है, वो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कौन कौन से 3 कंपोनेंट है जिसके बारे में बात करें। पहला है आपका कि सेंसस इन द रूरल एरिया, ये इट कम्स अंडर द Department of Rural Development. Census in the urban area, it comes under the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, or caste census, it comes under the Ministry of Home Affairs, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट है किसके? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के। फिर बात करते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, ठीक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? इसमें जो भी लोग हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग जो भी डेटा है उनका, कौन सा डेटा? उनकी जो किसी की बर्थ हुई है, डेथ हुई है, तो इन सब का जो डेटा है इट कम्स अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। और इट इज़ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑन द कंटिन्यूस ऑन द परमानेंट बेसिस, यानी कि डेली बेसिस पे, परमानेंट कंटिन्यूस बेसिस पे लोगों की बर्थ और डेथ का जो डेटा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इट इज़ डन अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ द 1969। तो हमारे पास इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग है। स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है? हमने एक एक्ट बनाया हुआ है विच इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ द 1969। इसी के अंतर्गत जो भी बर्थ और डेथ उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और जो भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने बताया कि शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट हैं, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है, और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। तो जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, अंडर द 1969 एक्ट, ठीक है, 1969 एक्ट, इट कम्स अंडर दी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ से आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी डेटा जो जनरेट होता है यहाँ से, ठीक है, ये एसेंशियल्स है किसके लिए? सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर कोई भी स्कीम गवर्नमेंट बना रही है रिगार्डिंग द सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग, तो उसके लिए जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये आपको पता रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, ठीक है। तो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तरह ही है। ये डेमोग्राफिक सर्वे करता है और वही क्या करता है, जो भी एनुअल एस्टिमेशन करता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट और अदर फर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट इंडिकेटर, ठीक है ना, और नेशनल और सब नेशनल लेवल पे ये इंडिकेट करता है। और बेसिकली अगर बात किया जाए कि द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इनिशिएट किया था, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ने इनिशिएट किया था सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे को 1964 to 65 एज द पायलट बेसिस ऑन द फुल स्केल इन द 1969 to 70, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, उन्होंने सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे को स्टार्ट किया था 1964
1965 में, और इसको फुल स्केल में लॉन्च किया गया 1969 टू 79 में। और 1969 में ही हमने क्या किया था, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को भी अडॉप्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1969 में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक्ट आया था। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ से आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। पहला है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आई थिंक इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में दें और अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।